सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी की सबसे ख़ास रिपोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट। एक वीडियो के अंदर पूरी दुनिया की तमाम बड़ी खबर आसान और सिंपल भाषा में आपके सामने। बांग्लादेश ने भारत पर बड़ा इल्ज़ाम लगाया है और ये इल्ज़ाम काफ़ी बड़ा है। 24 घंटे में 10 पुश इन की कोशिश नाकाम करने का दावा बांग्लादेश कर रहा है। बांग्लादेश की बॉर्डर फोर्स ने कहा है कि भारत की तरफ से भारत की बीएसएफ के द्वारा 10 बार कोशिश की गई कि इल्लीगल तरीके से 4 से 5 लोगों को बांग्लादेश की सीमा के अंदर भेज दिया जाए। रिपोर्ट आपके सामने नवभारत टाइम्स की है, हर जगह आ चुकी है और बांग्लादेश पहले से भारत पर इस तरह के इल्ज़ाम लगा रहा है। बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश ने दावा किया है कि उसने 24 घंटों के भीतर भारतीय सुरक्षा बलों के 10 पुश इन कोशिशों को नाकाम किया है। उसका कहना है कि ये कोशिश सिर्फ बीएसएफ ही कर रही है और अलग अलग इलाकों से अलग अलग चौकियों से कर रही है। हालांकि बांग्लादेश के इस इल्ज़ाम पर, बांग्लादेश बॉर्डर फोर्स के इस इल्ज़ाम पर बीएसएफ ने अभी कोई बयान जारी नहीं किया है। दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक झनेदाह ज़िले में पुश इन की कोशिश की गई है और समोंटा बॉर्डर आउटपोस्ट पर पुश इन की कोशिश की गई और गोगा और रुद्रपुर सीमा पर घुसपैठियों को खदेड़ा है, ऐसा दावा बांग्लादेश की बॉर्डर फोर्स कर रही है। अब दोस्तों, इससे जो है जनता काफ़ी परेशान होगी, आवाम काफ़ी परेशान होगी। भारत सरकार ने जिनको अवैध घोषित किया है वो बेचारे अब सड़क पर, बीच में बॉर्डर पर जाकर फंसे हुए हैं और जहां बीएसएफ के कैंप हैं वहां पर मजबूरी में रह रहे हैं। और बांग्लादेश कह रहा है कि बीएसएफ ज़बरदस्ती ऐसे लोगों को ज़बरदस्ती खुद घुसपैठिया घोषित करके बांग्लादेश हमारे बॉर्डर के अंदर ढकेलने की कोशिश कर रही है। बांग्लादेश और भारत का तनाव लगातार बढ़ रहा है। तनाव इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि ये बात अब किसी से छुपी नहीं है। बांग्लादेश पाकिस्तान के काफ़ी करीब हो रहा है और चाइना के भी काफ़ी करीब है। ऐसे में भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर तनाव को लेकर दोनों के बीच में एक मीटिंग होने वाली है। इस मीटिंग में बांग्लादेश भारत से मांग करेगा कि हम ड्रोन के ज़रिए बॉर्डर पर नज़र रखेंगे। बांग्लादेश का नया प्रधानमंत्री जो तारिक रहमान है, अब वो न भारत आएंगे पहले, न पाकिस्तान, न चाइना। प्रधानमंत्री बनने के बाद उनका पहला जो दौरा है वो मलेशिया का है और कहा जा रहा है कि बांग्लादेश मलेशिया से कई बड़ी डील भी कर सकता है। हजरत गुलाबी सूअर ने एक बार फिर से अपने मित्र का अपमान किया है और यही अंधभक्तों की औकात है। उनको अपनी भारत माँ का अपमान नजर नहीं आता कि मोदी सरकार को खुद जलील अगर कोई कर रहा है तो वो डोनाल्ड ट्रंप है। डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारत की आलोचना करता आया है और सबूत लेके आया हूँ, सबूत दिखाऊंगा। डोनाल्ड ट्रंप ने आज फिर सुबह ही सुबह जहर भारत के खिलाफ उगला। कहा आज तक भारत हमसे पैसा कमा रहा था, भारत हमारी चीज़ों पर, अमेरिका की चीज़ों पर टैरिफ लगा रहा था, टैक्स लगा रहा था, दबाकर पैसा वसूल रहा था। लेकिन अब हम ठीक इसका उल्टा कर रहे हैं। हम भारत पर टैरिफ लगा रहे हैं, भारत के सामानों पर टैरिफ लगा रहे हैं और भारत से पैसा कमा रहे हैं। आज तक भारत ने हमसे खूब पैसा कमाया है, लेकिन अब हम कमाएंगे। मोदी मेरे मित्र हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं और हमारी बहुत बनती है और बहुत जल्द हमारी डील होने वाली है। यानी पहले मक्खन लगाओ फिर जलील कर दो। अब ये वाली बात हो गई ना कि अरे मेरा मुन्ना, अरे मेरा बाबू, अरे तू तो दोस्त है यार मेरा, चल निकाल 50 लाख रुपए। ये वाला सीन हो रहा है मोदी के साथ। यानी पुचकार देते हैं तो गोदी मीडिया उछलने लगता है। अरे देखिए, जब मोदी और ट्रंप मिलते हैं तो बिजली कड़कती है, दोनों जब मिलते हैं तो पानी बहने लगता है। अरे सुअर की जात, ये देखो। इसके अलावा एक और तस्वीर, ये भारत का अपमान किया जा रहा है, भारत के तिरंगे को फाड़ा जा रहा है। ये अमेरिका के टेक्सास का ये वीडियो है। मोदी जी का जो दोस्त है गुलाबी सुअर डोनाल्ड ट्रंप, वो उसके देश का ये मंजर है और वहां एक अमेरिकी नागरिक भारत के तिरंगे को फाड़ रहा है, फाड़ दिया उसने भाई। अब आप देखिए, किसी भी हिंदू के सीने में, किसी हिंदूवादी संगठन के सीने में, किसी ये जो दंगा फैलाने वाले जो कट्टरवादी हैं, ये कोई इनके कोई तकलीफ ही नहीं हुआ किसी को। और ख़ास करके यही अमेरिका करता आया है
भारत का अपमान लगातार करेगा, फिर उसके बाद बीच में तारीफ कर दी जाएगी और तारीफ के नाम पे क्या होगा, मोदी दोस्त है मेरा। ट्रंप कह देगा मोदी मेरा दोस्त है, मेरा मित्र है, हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं, और गोदी मीडिया इसको खूब चलाएगा। लेकिन कोई ये तस्वीर अंजना ओम कश्यप, चीथड़ा त्रिपाठी, ऐसे जितने दलाल पत्रकार हैं, उनसे ज़रा पूछो कि आपने इस तस्वीर पर क्या कहना है। तुम तो कहते थे कि ट्रंप और मोदी मिलते हैं तो बिजली कड़कती है, अरे तिरंगा फाड़ा जा रहा है भाई। इस पर सारे गोबरखोरों के मुंह बंद हैं। अमेरिकी ऑफिशियल ने कहा है कि डील पर, भारत के साथ डील पर हमारी 99% बात हो चुकी है, बस 1% बात फंसी हुई है जिस पर बात चल रही है। मैं तमाम भारतीय आवाम से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप खुद ध्यान दीजिएगा, दिमाग चलाइएगा कि भाई ये डील हमारे फायदे की है या हमारे नुकसान की। रिपोर्ट अब ये आ रही है कि नेपाल के विदेश मंत्री भारत आने वाले हैं। नेपाल और भारत का भी सीमा विवाद है, जिस पर अब मामला इतना गर्मा गया है कि नेपाल के विदेश मंत्री भारत आएंगे इस मुद्दे पर बात करने के लिए। उधर जापान की फसादी प्रधानमंत्री, जिसने अपने ही मुल्क में प्रधानमंत्री बनने के बाद मुल्क को खतरे में डाल दिया, अब वो फसादी प्रधानमंत्री, जापान की महिला प्रधानमंत्री भारत आने वाली है। और वो मतलब से आ रही है। क्यों? भारत को अपना उसे वॉरशिप बेचना है। जो जापान ने युद्धपोत बनाया है वो भारत को बेचना है। और याद रखा जाए, यही जापान है जिसने भारत के आम इंपोर्ट को बैन किया है। अभी 4 दिन पहले की खबर है। हमारा लुल्लू समुदाय जो है भूल जाता है, चिंटू समुदाय, चूंकि उनको सिर्फ मुसलमानों से नफरत फैलाना है। अबे पॉइंट की बात पकड़ो। कोई भी संगठन है खड़ा होकर ये कहे कि भाई हमारे मुल्क का नुकसान करने के बाद, यानी तुम हमारे आम को नुकसान पहुंचाओ। हम इंपोर्ट नहीं करते, हम एक्सपोर्ट करते हैं आम, और अच्छी क्वालिटी के हमारे आम होते हैं। लेकिन जापान ने अभी 4 दिन पहले हमारे आम इंपोर्ट पर बैन लगा दिया और इल्ज़ाम बहुत घटिया लगाया कि इनके आम के साथ जो है, जो मक्खियाँ आती हैं, जो चीज़ें आती हैं, वो हमारी खेती के लिए, हमारे किसानों के लिए खतरा है, मुसीबत है, तो हम तुमसे वॉरशिप खरीद लें। कोई टनाटन संगठन उतरेगा नहीं ये बात बोलने को, सिर्फ उनका बाप बोल रहा है ये बात। आज की ग्लोबल न्यूज ने पूरी मार्केट को हिला दिया है, और जिन लोगों ने सही टाइम पर इन्वेस्ट किया था भैया, फुल फायदा उनको मिल रहा है। लेकिन जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया ही नहीं और मार्केट से दूर रहे, वो आज की तारीख में दूसरे के पोर्टफोलियो को बस निहारते रह गए। बस इसी वजह से लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई ट्रेडिंग कैसे करें भाई, हमें तो कुछ नहीं आता। बहुत सिंपल तरीका है, इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं। अगर आपको ट्रेडिंग करनी है, सबसे बढ़िया ऐप मार्केट वॉल्व, एक शानदार ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। दोस्तों, मार्केट वॉल्व ऐप कोई ऐसी वैसी ऐप नहीं है भाई, सेबी रजिस्टर्ड है, स्टॉक ब्रोकर ऐप है, जहां आप ट्रेडिंग की शुरुआत कर सकते हैं, और वो भी सिर्फ 99 रुपये, लाइफ टाइम की फीस, और ऊपर से दिल का जो डर, कोई भी हिडन चार्जेस नहीं है, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। और क्या लोगे? चलिए मैं आपको यह भी बता देता हूं कि यह ऐप इस्तेमाल कैसे करना है। मैंने यहां पिन डाल दिया और लॉगिन कर लिया। इधर इनका जो फॉलो ट्रेंड फीचर है मजेदार है। इसमें आपको वो ट्रेंड्स नजर आते हैं जो सबसे ज्यादा फायदेमंद हैं, जो ज्यादा प्रॉफिट आपको देते हैं। करना कुछ नहीं है, उसी को तो फॉलो करना है। ये देखिए, मैंने बस फॉलो ट्रेंड पर क्लिक किया, इंस्ट्रूमेंट चार्ट और ट्रेड डिटेल्स चेक की, ट्रेड को प्लेस किया, और बस मेरा ट्रेड शुरू हो गया। यहां बैठकर आप अपना ट्रेड लाइव मॉनिटर भी कर सकते हैं। और इस ऐप की खास बात यह है कि छोटे से छोटे अमाउंट से आप ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे खास फीचर जो मुझे लगता है, इसमें एक फीचर है स्टॉप लॉस। यानी ये फीचर ऐसा है जो आपका नुकसान होने से भी बचाता है। ये मेरा लाइव ट्रेड चल रहा है और मैंने क्या किया, मैंने बस स्टॉप ट्रेड पर क्लिक कर दिया और बस
1476 का प्रॉफिट बुक हो गया, और वो भी सिर्फ 3 टैप में। मार्केट वॉल्फ ऐप आपको फ्री रिकमेंडेशन भी देता है, आपकी जिंदगी और ट्रेड आसान करता है। जिन लोगों ने इन सब रिकमेंडेशंस को फॉलो किया, उन्होंने लगातार 3 महीने खूब प्रॉफिट कमाया। पहले महीने में 57,170 का प्रॉफिट, दूसरे महीने में 70,468 रुपए का प्रॉफिट, तीसरे महीने में 59,696 रुपए का प्रॉफिट। और नहले पे दहला यह है, सबसे बढ़िया बात इस ऐप की, कि इस ऐप में जो भी आप कमाओगे उस पर कोई भी मार्केट वॉल्फ का कमीशन नहीं होता। ये पूरा प्रॉफिट आपका और सिर्फ आपका होता है, सीधे आपके अकाउंट में जाता है। मार्केट वॉल्फ ऐप इंडिया में काफी तेजी से बढ़ रहा है। इसको इस्तेमाल करना काफी सिंपल है और सिक्योर भी। काहे बात की देरी है फिर, जल्दी से जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट में भी पिन कर दिया है, क्लिक कीजिए, डाउनलोड कीजिए, जिंदगी को आसान कीजिए। वेनेजुएला की जो सरेंडर कर चुकी है गुलाबी सुअर के आगे, वो महिला राष्ट्रपति भारत आई है और मोदी से मुलाकात की है। ये कितने संयोग की बात है कि जो भी डोनाल्ड ट्रंप के आगे घोड़ा बन जाता है, मोदी को वो इंसान बड़ा पसंद आता है। शायद मोदी को लगता है कि यार ये भी तो मेरी ही कैटेगरी में है, मैं भी तो सरेंडर ही हूँ। वेनेजुएला अब वेनेजुएला नहीं है, वेनेजुएला पर कंट्रोल अमेरिका का है। तो ये वेनेजुएला की जो राष्ट्रपति आई है भारत, इसको वेनेजुएला की राष्ट्रपति मत समझिएगा, एक अमेरिका का गुलाम समझिएगा। क्योंकि ये अगर तेल बेचेगी, वेनेजुएला से अगर हम तेल लेंगे तो वो पैसा, वो डॉलर का फ़ायदा, वो सब कुछ अमेरिका का होने वाला है। ये बात याद रखिएगा। कुछ टाइम बाद ये बात विपक्ष उठाएगा, विपक्ष से पहले ये एक छोटा सा पत्रकार उठा रहा है। उधर ईरान के शाहिद 136 ड्रोन की तरह भारत भी दिव्यास्त्र नाम का एक सस्ता, टिकाऊ और बेहतरीन ड्रोन बनाने के रास्ते पे चल चुका है। मेरे दोस्तों, रशिया ने हमेशा भारत का साथ दिया। एक बार फिर से व्लादिमीर पुतिन ने भारत के लिए आवाज उठाते हुए कहा कि ये जो दबाव बनाया जा रहा है भारत पर, भारत एक मजबूत और बड़ा देश है, इस पर कोई तरह का, किसी भी तरह का दबाव काम नहीं करेगा। और हम इस वक्त भारत से बात कर रहे हैं अपने Su-57 को लेकर। पुतिन से भारतीय पत्रकार लगातार आए दिन सवाल करते रहते हैं। एक सवाल के जवाब में व्लादिमीर पुतिन के सीने में जो पाकिस्तान का प्यार है वो नजर आया। उन्होंने साफ तौर से कहा कि तुम्हारे सवाल का मतलब ये है, पत्रकार ने जो भी सवाल किया हो, लेकिन पुतिन ने क्लियर किया कि तुम्हारे सवाल का मतलब ये है कि तुम ये कहना चाहते हो कि चाइना के कंट्रोल में पाकिस्तान है, जबकि ऐसा नहीं है। पाकिस्तान एक आज़ाद और एक मजबूत मुल्क है। यहाँ पर आके मैं थोड़ा सा कंफ्यूज होता हूँ कि एक तरफ व्लादिमीर पुतिन यानी रशिया अपने सीने में पाकिस्तान का भी प्रेम दिखाता है और भारत का भी। तो ऐसे में सिर्फ व्लादिमीर पुतिन को बिजनेसमैन के तौर पर देखना चाहिए। उनको सिर्फ अपने फाइटर जेट भेज रहे हैं हमारे यहाँ, और पाकिस्तान को भी हथियार बेचने हैं। हमें तो भेज रहा है, बेच रहा है, ऑफर दे रहा है, कह रहा है कि भाई हम आपके यहाँ फैक्ट्री लगाएंगे, आपके यहाँ फाइटर जेट के इंजन बनाएंगे। लेकिन ऐसे में पुतिन बहुत समझदारी का खेल खेलते हैं। न वो पाकिस्तान के खिलाफ कुछ बोलते हैं, न वो भारत के खिलाफ, क्योंकि उनको अपने हथियार दोनों देशों को बेचने हैं। रशिया से हम S-400 डिफेंस सिस्टम ले रहे हैं। उसका हमारा जो चौथा बैच पेंडिंग था, रशिया ने वो भेज दिया है। भारतीय एयरफोर्स, भारतीय ग्राउंड फोर्स को काफ़ी ये मजबूती देगा। S-400 ने ऑपरेशन सिंदूर में कितना ज़बरदस्त काम किया था, ये हर भारतीय को अच्छे से मालूम है। सुखोई रशियन कंपनी का नाम है जो फाइटर जेट जहाज बनाती है। तो भारत रशिया से 200 ध्यान से सुन लो, 200 पैसेंजर जहाज खरीदने की बात कर रहा है। फाइटर जेट नहीं, क्लियर कर दूं, पैसेंजर विमान जिस पर यात्री जो हैं ट्रैवल करते हैं। तो वो 200 सुखोई कंपनी से, रशियन कंपनी से 200 पैसेंजर विमान खरीदने की बात भारत रशिया से कर रहा है। पाकिस्तान और चाइना ने बड़ी डील की है
और CPEC 2.0 के अंतर्गत एक प्रोजेक्ट को पास किया है। इस प्रोजेक्ट के चलते देखिए, रिपोर्ट हिंदी में है, किसी के मन में ये ना हो कि रजा भाई कश्मीर में खड़े हो गए हैं भारत के खिलाफ बातें कर रहे हैं। नहीं नहीं, तुम्हारे बाप ने लिखा है, नव भारत टाइम्स जो अखबार है उसने खुद लिखा है। जो ये डील है मलक्का स्ट्रेट, हमारा जो मलक्का स्ट्रेट है काफ़ी मजबूत, उसको बाईपास करने के लिए पाकिस्तान में सबसे लंबी सड़क सुरंग बनाएगा चाइना। ये भारत को टक्कर देने वाली बात नहीं तो क्या है दोस्तों। इस परियोजना के तहत पाकिस्तान की सबसे लंबी सड़क सुरंग का निर्माण किया जाएगा। प्रस्तावित 172 किलोमीटर लंबा मनसेहरा नारन झालझंड चिलास मोटरवे MNJC काराकोरम हाईवे को एक वैकल्पिक मार्ग प्रदान करेगा। माना जा रहा है कि ये मोटरवे भारत के ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के कार्ड के तौर पर विकसित किया जा रहा है, यानी भारत को टक्कर देने के लिए इसको बनाया जाएगा। यानी पाकिस्तान और चाइना दोनों मिलकर ऐसा कोई काम नहीं छोड़ रहे हैं जिससे भारत को प्रॉब्लम हो और भारत के लिए खतरा पैदा हो। वो तमाम वो चीजें कर रहे हैं। बांग्लादेश की सरकार पाकिस्तान से JF-17 लेने की खास तैयारी में है कि भैया हम JF-17 खरीदेंगे पाकिस्तान और चाइना से। लेकिन बांग्लादेश के पूर्व आर्मी ऑफिशियल ने कहा कि जब ऑपरेशन सिंदूर में ये JF-17 पूरी तरह से फेल हुए थे तो हमारी बांग्लादेश की सरकार JF-17 क्यों ले रही है। अब ये खबर भारत में इसलिए चलाई जाएगी और चलाई जा रही है क्योंकि JF-17 फेल हुआ, ये बांग्लादेश के द्वारा कंफर्म किया गया। 4 न्यूजीलैंड के ऑफिशियल ताइवान गए थे, चाइना ने भड़क कर उन पर पाबंदी, उन चारों ऑफिशियल पर पाबंदी लगा दी। चीन की तैयारियों के बारे में मैं आपको बताता रहता हूं। चाइना एक ऐसी सबमरीन तैयार कर रहा है, बना रहा है, जिसको ट्रैक करना पूरी दुनिया की हर टेक्नोलॉजी के लिए बेकार होगा, मुश्किल होगा, वो नहीं कर सकते। चाइना इस तरह के हथियार बना रहा है और यहाँ मोदी सरकार ने आपको और हमको हिंदू मुसलमान में उलझाया हुआ है। चाइना की टेक्नोलॉजी भाई अल्लाह जाने क्या है। एक साउथ चाइना सी के अंदर सैटेलाइट इमेज में नजर आया कि चाइना ने कोई स्ट्रक्चर बनाया था, कुछ तो बनाया था, लेकिन 2-3 दिन बाद जब उसे देखा गया तो वो साउथ चाइना सी के अंदर से वो स्ट्रक्चर गायब हो गया। अब एक समुद्र के अंदर कोई चीज बनाई हो, अच्छी खासी बड़ी चीज बनाई हो, और 2 दिन वो एकदम से गायब हो जाए तो दिमाग भन्नाता ही है। पाकिस्तान की हो गई एक बार फिर से बल्ले बल्ले। पाकिस्तान ने ऐलान किया है कि सिंध के इलाके में हमें तेल के रिजर्व मिले हैं, यानी भैया पाकिस्तान की तो बल्ले बल्ले है ही। मेरे दोस्तों, नॉर्थ कोरिया ने अपने न्यूक्लियर हथियार दिखाए हैं और न्यूक्लियर साइट्स दिखाई हैं, यानी अपनी न्यूक्लियर ताकत दिखाई है। और नॉर्थ कोरिया ने दोहराया है कि हम अपने परमाणु हथियार इसी तरह से डेवलप करते रहेंगे। अमेरिका अपनी औकात दिखा ही रहा है। ईरान का कुछ उखाड़ नहीं पाया तो दुनिया के तमाम उसके जो लिस्ट में देश हैं निशाने पर हैं। गुलाबी सुअर ने यानी अमेरिका ने क्यूबा के राष्ट्रपति और उनके परिवार पर बैन लगा दिया है। जैसे वेनेजुएला में अमेरिका ने किया, वही ख्वाब लेकर, वही उम्मीद लेकर ईरान के साथ करने की कोशिश की तो ईरान ने अमेरिका की और इजराइल की चड्डी फाड़ दी। अब अपनी इज्जत को बराबर करने के लिए, अपनी इज्जत बनाने के लिए, अपना खौफ जारी रखने के लिए अमेरिका क्यूबा के साथ अग्रेशन मोड पर आ चुका है। आज की तारीख में अमेरिका की औकात अब ये है कि अगर जैसे गली के कुत्ते नहीं होते हैं, गली के जो जानवर होंगे, गली का कोई बदमाश होता है, वो मोहल्ले और गली में जो कमजोर लोग होते हैं उन पर बदमाशी दिखाता है, अपने बराबर वालों को बदमाशी नहीं दिखाता। तो अमेरिका यही करता है, जो कमजोर होगा उस पर बदमाशी दिखाएगा और जो बराबर का होगा उसके साथ जाके ही लोलो पोचो कर लेगा, जैसे चाइना के साथ उसने लोलो पोचो किया। अब जर्मनी को अमेरिका टॉमहॉक मिसाइल देने वाला था, लेकिन उसने अपने आप ही जर्मनी को टॉमहॉक मिसाइल देने का प्लान कैंसिल कर दिया है। क्यों? क्योंकि अमेरिका को डर है कि हमारे इस कदम से रशिया भड़क जाएगा और फिर रशिया क्या करेगा आपको मालूम है। अमेरिका के लॉ मेकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री से कहा कि क्या आप ये मानते हैं कि ग्रीनलैंड डेनमार्क का हिस्सा है, जो कि है। इस पर अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा कि कुछ समय के लिए, यानी क्यूबा छोड़िए, क्यूबा पर तो कब्जे का प्लान है ही,
अमेरिका का प्लान ये भी है कि ग्रीनलैंड कब्जा लिया जाए। ये है हरामी अमेरिका की औकात। आज दुनिया में जो भी कोई भी देश अमेरिका का अगर साथ दे रहा है, लिख के ले लो, कुछ वक्त बाद उनका भी नंबर आएगा। And I assume you're aware that Greenland is indeed part of Denmark. For now. Okay. And I assume you're aware that Greenland is indeed part of Denmark. For now. Okay. आइए अब भारत की कुछ झलकें दिखा देता हूं आपको कि भारत में चल क्या रहा है। मुझे पर्सनली ये लगता है ये जो हिंदू मुसलमान अचानक से हो रहा है, कई मुसलमान का इनकाउंटर कर दिया जा रहा है और हिंदू बला भी हो तो हिंदू समुदाय चुप रह जा रहा है। एक समुदाय, एक खास धर्म के लोग पूरी तरह से दोगलापंथी दिखा रहे हैं और ये सब कुछ करवाने वाले दो याजूज माजूज बैठे हुए हैं जो अचानक से अपने तमाम फेल्यूअर्स को छुपाने के लिए हिंदू मुसलमान शुरू कर देते हैं। अब ज़रा इस रिपोर्ट को खुद देख लीजिए जो न्यूज़ 24 का है। मोदी सरकार और ख़ुद मोदी इतना झूठा आदमी है जिसने कहा था कि लाखों रोज़गार हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन ये रिपोर्ट देखो महाराष्ट्र की है। पुणे में रातों रात IT स्टार्टअप कंपनी का दफ्तर बंद हो गया, 700 नौकरियां चली गई। कई लोगों के लिए ये उनकी पहली नौकरी थी। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा कि उनके साथ ये हुआ क्या। बताया जा रहा है कि कंपनी में भर्ती प्रक्रिया 2025 के बीच से शुरू हुई थी। कंपनी ने इंटर्न्स को 15,000 रुपये देने शुरू किए थे और तमाम फैसिलिटीज़ देती थी, लेकिन इस न्यूज़ 24 ने अपने वालिद मोहतरम का नाम नहीं लिखा कि किसकी गलती और किसकी खामियों की वजह से ये कंपनी बंद हो गई। हजरात, इसी के साथ भारत में अगर खुश रहना है आपको तो आपको सिर्फ मेलोडी खाना है। जब आप कहीं कुछ गलत देखो तो मेलोडी खाओ और अपने दिल दिमाग को खुद ही समझा जाओ, ठीक है। ये ज़रा दैनिक भास्कर का पोस्टर देख लीजिए। एशिया के 14 बड़े देशों में रुपये की हालत बेहद खराब है। रुपये की हालत -6.4%। भारत का रुपया गिर चुका है और लगातार गिर रहा है। अगर किसी गणचट्टे को कोई तकलीफ हो रही है तो यहाँ जम्मू कश्मीर में आइए, आप गुलमर्ग में आइए, जगह जगह पर गोबर पड़े हुए हैं। आपका फेवरेट खाना है अणवक्तो, आओ चाटो खाओ। क्योंकि जब तुम बीजेपी का पिछवाड़ा चाट सकते हो तो गाय माता का पखाना तो खा ही सकते हो, पवित्र है खाना तुम्हारे लिए। हजरात, याद होगा फाफा ने बोला कि गोल्ड नहीं खरीदना है और टूर पर नहीं जाना है, ट्रैवल से बचना है। ये कह के वो आदमी खुद टूर पर चला गया, मेलोनी को जाकर मेलोडी चुसा दी और खुश हो गया। अब भारत की जनता सोचने लगी यार कर्फ्यू वाला माहौल बना। हालांकि हमारा हिंदू भी, देखिए, हिंदू मुसलमान से नफरत करता है, बस यहाँ बेचारा फंस जाता है। इस वजह से मोदी की तरफ आज हिंदू खड़ा है, वरना समझ हिंदू समुदाय भी रहा है। मोदी ने कहा कि आप टूर पर मत जाओ, ट्रैवल मत करो, लेकिन खुदा की कसम बीच में देहरादून, ऋषिकेश, लखनऊ, कानपुर, हर जगह मैंने नज़र डाली और इस वक्त मैं खुद कश्मीर में हूँ और कहाँ कहाँ नहीं गया भाई, पैर रखने की जगह नहीं है। लोग, ऐसा लग रहा है कि मोदी जो कह रहा है उसका उल्टा करने की कसम खाई हुई है लोगों ने। अब वो चुनाव में जीतते हैं, सबको पता है EVM, सबको पता है चुनाव आयोग मोदी जी के ऊपर वाली जेब में है। जरा सा मोदी जी को ठीक करना होता है, फूंक मार देते हैं, चुनाव आयोग हिल के रह जाता है। तो दोस्तों, मामला ये है कि मोदी जी ने ये कहा कि भाई विदेश मत जाइए, विदेश की यात्रा मत कीजिए, बचिए। तो जनता उल्टा घूमने निकल गई, क्या मोदी जी हम तो जा रहे हैं। अच्छा, और दूसरी अपील ये की थी कि सोना मत खरीदो, मतलब हमारे मुल्क में सोना मत खरीदो। सोना बेटियों की शादी में भाई दिया जाता है, हमारे यहाँ दिया जाता है, हम बहनों को देते हैं अपनी शादियों में, अपनी बेटियों को देते हैं। शादियों में सोना तो चलता ही, गहने तो चलते ही हैं। पहली बार ऐसा हुआ किसी हिंदू सरकारी आदमी ने प्रधानमंत्री ने अपनी लक्ष्मी को ही बैन कर दिया कि भाई सोना नहीं खरीदना। अब जनता सोच रही थी क्या सोना क्यों नहीं खरीदना। पहली बात, जनता के पास पैसा है सोना खरीदने का, और जिनके पास था पैसा उन्होंने जाकर सोना खरीदना शुरू कर दिया। अरे जो कहा मोदी ने उसका उल्टा ही करना भाई, जनता भी समझदार हो गई है। अब मोदी सरकार ने जनता से क्यों कहा कि सोना मत खरीदो, क्योंकि उसको खुद बेचना था देश का सोना,
रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर है और ये रिपोर्ट आज की नहीं है भैया, 3-4 दिन पहले ये आ चुकी है। 76 साल में पहली बार आरबीआई ने $12 बिलियन का सोने का रिजर्व बेच दिया है। राहुल गांधी ने पहले ही चेताया था कि देश में आर्थिक मंदी का तूफान आने वाला है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी पार्टी को सपोर्ट कर रहा हूं, लेकिन $12 बिलियन का सोना अगर देश का बेचा जा रहा है तो सवाल तो बनता है। लेकिन अगर आप सवाल करेंगे तो गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। तो पापा ने कहा है तुमको सोना नहीं खरीदना है, क्योंकि सोना पापा को देश का बेचना है। एक वक्त ये था कि ब्रिटिश जो राज था, अंग्रेज जब भारत आए थे, उन्होंने हमारे मुल्क को लूटा। हमारा सोना, हमारा चांदी, हमारा हीरा, हमारी तमाम चीज़ों को उन्होंने लूटा और आज अंग्रेज़ों के गुलाम भारत को लूट रहे हैं। वहीं दोस्तों, जो हिंदू समुदाय मुसलमानों को नफरत की निगाह से देख रहा, अभी तो हिंदू बेचारा परेशान है। हिंदू समुदाय सोच रहा है बकरीद निकल गई, अब कौन सा त्यौहार आ रहा है मुसलमानों का, किस पे परेशान करे। अरे बकरीद निकल गई, अब मुहर्रम आ रहा, मुहर्रम में करेंगे इन्हें परेशान। तो आज बेचारा हिंदू खुश रहने के लिए अपने मंदिर में जाके पूजा नहीं करेगा, मस्जिद में जाएगा, मस्जिद के बाहर जाएगा, मुसलमानों पे सवाल खड़े करेगा, खुद होली पे बकरा पेलेगा, अपनी घर की महिलाओं की शर्मगाहों में हाथ डाल डाल कर रंग लगाएगा, अपने मजहब की, अपने धर्म की लड़कियों के साथ क्या क्या करेगा। होली के पावन अवसर पर वो तमाम चीज़ें आपने देखी है कि वो होली खेलते हैं या किसी की ज़िंदगी और किसी की इज्जत के साथ खेलते हैं। नशा करके बकरा खाते हैं, लेकिन जब बकरीद आती है तो इनको उसी बकरे से प्यार हो जाता है। बहरहाल अब बेचारे सोच रहे हैं कि मुहर्रम में क्या करें। अब मोदी सरकार खुद इस हिंदू मुस्लिम को बढ़ावा देती है। तमाम नफरत के बीच दिल्ली के मालवीय नगर में, ये रिपोर्ट देख लो, दैनिक भास्कर की है, मालवीय नगर में आग लग गई होटल के अंदर और इस होटल में 22 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 11 विदेशी थे। तो विदेश में डंका जो बजेगा वो तो बढ़िया बज रहा है, बेहतरीन लेवल पर। लेकिन ग्राउंड हकीकत क्या है? पूजा माथुर नाम की एक्स यूजर ने 3 सबूत दिए हैं कि जब उस जगह पर आग लगी, होटल में आग लगी, होटल में जब आग लगी तो एग्जिट वाला दरवाजा बंद हो चुका था और फायर ब्रिगेड जो उस होटल से, मालवीय नगर से कुछ ही दूरी पर था, 2 मिनट की दूरी, लेकिन फायर ब्रिगेड वहां नहीं आई, जिसकी वजह से हालत क्या हुई, वो 3 फोटो, 3 मंजर बैक टू बैक आप ये देखिए। वहां की लोकल आवाम उस वक्त क्या कह रही थी। भाई बहुत बेकार सर्विस है, फायर ब्रिगेड वालों की बहुत बेकार सर्विस है। हम खुद रस्सियां फेंक फेंक के बंदों को बचा रहे हैं, लेकिन कोई नहीं आया। अब सोच लो, हम सामने वाली बिल्डिंग में रह के हम पर रुका नहीं जा रहा था ऊपर आते में, तो अंदर बेचारे कैसे रुक रहे हैं। अब आ रहे हैं बड़े हुई हूँ करते हुए, बहन बंदे ने करवा के कांड। कुछ भी आ मालवीय नगर में बहन हुआ है। एक और वीडियो दिखाऊंगा। सौरभ भारद्वाज ने एक और सबूत पेश किया है एक्स पर। सुनिए उस वीडियो के अंदर जो वीडियो बनाने वाला व्यक्ति है वो क्या बोल रहा है। आग ने विकराल रूप ले लिया। अब ले लिया विकराल रूप। फायर ब्रिगेड नहीं आई, कितनी घटिया सर्विस है। बहुत लोग होटल में, अभी भी बहुत लोग फंसे अंदर। हाँ, इस होटल में पूरे में अभी है, इधर के तो निकाल लिए, अभी उस साइड में रह गए। बहुत भयानक रूप पे पूरे होटल में आग लग चुकी है। पर कैसी, मतलब ना तो पुलिस आई है, ना अभी दमकल गाड़ी आई है, सिर्फ एम्बुलेंस आई है। एम्बुलेंस क्या करेगी? यहाँ आग बुझाने का काम है। तो बहुत भयानक लगी है, बहुत ज्यादा लगी है। ये देखिए कितनी भयानक आग लगी है।
और दमकल की गाड़ी अभी तक नहीं आई, कम से कम 20 मिनट से ऊपर हो गया है। हौसलानी के लोग कोशिश कर रहे हैं लोगों को बचाने के लिए, और बचाया है कई लोगों को, 5-10 लोगों को निकाल लिया। बहुत लोग अभी फंसे हुए भी हैं, आशंका है कि अभी फंसे हुए हैं। और आग ने भयंकर रूप ले लिया है और होटल में लगी हुई आग। उठा लो उठा लो उठा लो, इसको उठा लो। देखो ये लोग कैसे कूद रहे हैं अपनी जान बचाने के लिए। मेरे दोस्तों, इस आग को बुझाने में रेखा गुप्ता बेकार साबित हुई, लेकिन यही रेखा गुप्ता के चाहने वाले, यही बीजेपी के नफरती जो भीड़ है, मुसलमानों से नफरत करने वाले, मेरे दोस्तों उन्हीं मुसलमानों ने इनके मुंह पर थूक दिया। ये 4 लड़के आपको नजर आ रहे हैं, जिसका नाम आमिर खान, लेफ्ट से राइट देखिएगा, आमिर खान, दूसरा मोहम्मद शोएब, वसीम राजा, चौथे हैं मोहम्मद अफजल। इन 4 लड़कों ने मिलकर उस होटल में जो लोग जैसे तैसे बचे थे उनकी जान बचाई, इन चारों मुसलमानों ने। लेकिन सवाल ये है, क्या आपने अंजना ओम मोदी, क्या चीतला त्रिपाठी या किसी और गोदी मीडिया के एंकर जो 12 महीने नफरत फैलाते हैं, क्या उन्होंने मुसलमानों का ये जो चेहरा है दिखाया है? क्योंकि उनका एजेंडा फेल हो जाता भाई, हिंदुओं का, बीजेपी का, गोदी मीडिया का एजेंडा फेल हो जाता कि अरे हम तो मुसलमान को आतंकवादी साबित कर रहे हैं यार, ये तो हिंदुओं की जान बचा रहे हैं। ऐसे कैसे? हजरात, आपकी स्क्रीन पर ये अरमान है, जो होटल जला है उस होटल के सामने इनके गद्दों की दुकान थी मालवीय नगर में। इनको जब पता चला कि अरे मेरे सामने इस घर में, इस होटल में आग लगी है, तो भाई लोग जो कूद रहे थे ज़मीन पर, इन्होंने अपने दुकान के 2 लाख के नए गद्दे ज़मीन पर बिछा दिए और कहा कूदो। अरमान ने पैसों के बारे में नहीं सोचा, अगर यहीं पर कोई हिंदू समुदाय का अंधभक्त होता, अबे जो 2 रुपये के लिए नफरत फैलाता है, वो अपने 2 लाख के गद्दे दे देता? कभी नहीं, कभी नहीं देता। अरमान ने अपने 2 लाख के गद्दे ज़मीन पर बिछाए और वो जो फंसे हुए थे होटल में, उनसे कहा कि खिड़की से कूदो इस पर। ऐसे कर करके कईयों की जान अरमान ने बचाई। इसी तरह से ये वसीम रजा हैं, बताया इन्होंने कि शोएब और इसरार के साथ मिलकर ग्रीन लेमन होटल की आग में फंसे लोगों को कैसे बचाया। इन्होंने बताया कि गद्दे वाली शॉप से वो गद्दे लेकर सामने बिछाए, जिस पर दूसरी तीसरी मंजिल से जो होटल में रुके हुए फंसे हुए लोग थे उनको कूदने को कहा और इस तरह से उनको बचाया और खिड़की से लोगों को, जो फंसे हुए लोग थे, उनको निकाला। आप देखिएगा, जितने भी हिंदू हैं, जितने भी, मैं सबको बोल रहा हूँ, उनमें 1% को छोड़ के 99% हिंदू इस खबर को नहीं शेयर करेंगे। उनका मकसद ही नहीं है। अरे ये नफरत में इतने डूब चुके हैं कि अगर एक हिंदू को कत्ल कर देता है तो गोदी मीडिया चीखता नहीं है, हिंदू संगठन सड़क पे उतरता नहीं है, वो कोई भी हिंदू उस हिंदू के लिए बोलता नहीं है, क्योंकि ये तलाशते हैं कि कत्ल किसने किया। मुल्ला हाँ प्रदर्शन करना पड़ेगा, प्रदर्शन तो करना पड़ेगा। ओहो ये मुल्ला ऐसी करते हैं, इनका इस्लाम ऐसा है, ये देखो हैं। अगर पता चलता अगर अरे एक कातिल हिंदू ही है, हिंदू ने हिंदू कत्ल किया है, तो हिंदू को मारा है, इसमें कहाँ है मजा? लाला इसमें मजा नहीं है, मजा तो उसमें आएगा कोई हिंदू मुसलमान हो, मुसलमान कातिल हो तो आएगा मजा। ये है हकीकत। योगी का जो दोगला चेहरा है, डबल फेस चेहरा है, वो दुनिया ने देख लिया। जब मुसलमान चुप था तो हिंदू संगठन और हिंदू और खुद योगी चीखते चिंगारते थे कि भारत के अंदर जो गाय माता है उसको राष्ट्र पशु का दर्जा मिलना चाहिए, राष्ट्र पशु का। अब जब मुसलमान और मुसलमान के जो लीडर्स हैं उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि हाँ ये तो बात गलत है, अगर आप किसी को मानते हो, किसी भी चीज़ को, किसी भी पशु को आप भगवान और पवित्र बता रहे हो, तो आप उसको मान्यता दो और राष्ट्र पशु घोषित साबित करो, हम मांग करते हैं। जब वही मांग हम करने लगे, मुसलमान करने लगे, तो जिस इंसान के दिल में मुसलमानों के लिए जहर है वो कैसे एक्सेप्ट कर लेगा? बच्चे वाली बात है, जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, 2 बच्चों में आपस में लड़ाई हो जाती है तो वो दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट काम करते हैं। योगी वही है। जब मुसलमान चुप थे तो कह रहे थे कि अरे पशु गाय को मान्यता दो राष्ट्र पशु की। फिर अब जब मुसलमानों ने कह दिया राष्ट्र पशु घोषित साबित करो गाय को, तो अगला योगी कह रहे हैं
नहीं नहीं, इसको साबित करने की क्या जरूरत है, हम तो मान्यता देते हैं, हम तो मानते हैं दिल से, हमारी माता है तो आधार कार्ड पे अपनी अम्मा का फोटो वही लगाओ, गाय का, हर गाय का नाम रखो भाई, क्योंकि हर माता का नाम अलग अलग होता है। अपना ही लॉजिक इनके खुद समझ में नहीं आ रहा है। अब योगी का पुराना बयान भी सुन लीजिए, पहले वो क्या कह रहा था आदमी, और अब वही आदमी, सेम आदमी अब क्या कह रहा है। जिस गौ माता के कारण देश की सामाजिक एकता को मजबूती प्रदान होती हो, उस गौ माता की हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए एक कानून बनाया जाए, जिससे हम भारतीय संस्कृति के आधार को बचा सके। तमाम मौलवी और मौलाना इस समय एक बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो। क्या मां और पुत्र के बीच में कुछ घोषित करने की आवश्यकता पड़ती है क्या? दोस्तों, मदरसों पर सवाल खड़े होते हैं दो कौड़ी के, जिन्होंने अपने ही मजहब की कोई पढ़ाई नहीं की, और हमारे ही अब तो कौम के नचनिया, कभी शराब पीने वाले, ड्रामा करने, अपनी बीवी, किसी और की बीवी, लड़कियों के साथ नाचने वाले। और जब उनसे सवाल किया जाता था, भाई साहब आप सट्टा प्रमोट कर रहे हो, आप गलत काम कर रहे हो, तो नाक फुलाकर नक चौड़ा बोलता था, भाई साहब अपनी कौम को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, पैसा कमा कर गरीबों में लगाने के लिए मुझे नचनिया बनना पड़े तो बन जाऊंगा। अबे झांट चौधरी, सारी दुनिया को पता है तू कर क्या रहा है। तो हमारी कौम के गद्दार, हमारी कौम में गद्दार रहे थे, गद्दार रहे हैं और आगे भी रहेंगे। हजरत इमाम हुसैन को कत्ल करने वाला कोई हिंदू थोड़ी था, कोई बजरंग दल से थोड़ी था भाई। अंबियाओं पर जुल्म करने वाला कोई कट्टर सनातनी थोड़ी था। मुसलमान एक से एक था, करबला, बस करबला तक चले जाओ आप, एक से एक गद्दार मिलेंगे और हमेशा गद्दार मिलते हैं। तो हमारी कौम में भी गद्दार, जो मदरसों पे सवाल। अबे अगर तुम मदरसे नहीं गए, हमारे मुल्क में जो इंसान मदरसे में नहीं गया ना, तो मदरसों की इतनी इज्जत है कि सवाल नहीं करता। मान लीजिए मैं अगर मदरसे नहीं गया तो मेरा हक भी नहीं बनता, मैं समझता हूँ कि भाई मैं मदरसे पे ना बोलूँ तो ज़्यादा बेहतर है, क्यों मदरसे पे ज्ञान दूँ। और हर जगह बुराई होती है, हर जगह अच्छाई भी होती है। अगर तुम्हें चंदा चाहिए, तुम शौक से चंदा लो, तुम्हें स्कूल बनाना है, स्कूल के चंदा लेना है, तुम लो चंदा। सड़क पर आके भीख मांगो, आसमान में आके भीख मांगो, चंदा लो, कोई गलत बात थोड़ी है। लेकिन आप तमाम मदरसों को और हमारे आलिम दीन को, मैं आलिम दीन की बात कर रहा हूँ भाई, आप शिया सुन्नी की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी आलिम है जो दीन का ज्ञान रखता है, आप उस आलिम दीन की तौहीन, सारे ही आलिम दीन की तौहीन कर रहे हो। ये कहाँ से सही है भाई? आप अपना लहजा सही रखते, आप अपनी ज़बान सही रखते, तुमने गाली, ओ भाई लोग मुझे माँ बहन की गालियाँ बक रहे हैं, वो कौन से सही हैं? अबे जब तू नाच के, गा के, गुटखा पूरी कौम को खिला के सोच रहा है कि भाई मैं अगर पैसा इकट्ठा कर लेता हूँ और मदरसों को बुरा बोल लेता हूँ तो कौन सी बड़ी बात है, तो मुन्ना गाली सुनने का ही काम किए हो तुम। कोई शौक, ये वही तो लोग हैं जिन्होंने तुम्हें सपोर्ट किया, ये वही तो मुसलमान हैं जिन्होंने तुम्हारा नाम देखा, अरे यार मुसलमान है, अच्छा क्रिएटर है, अरे यार बढ़िया कंटेंट बना रहा है, चलो कोई बात नहीं, गुटखा, कॉमेडी तो कॉमेडी होती है भाई। किसी ने नेगेटिव कमेंट तब तो नहीं किया, तुम्हें सबने ही सपोर्ट किया ना। या अचानक से लोग तुम्हें गाली क्यों बक रहे हैं? सोचो, आलिम कह रहा है कि तुम गलत हो, तुम्हारा गांव कह रहा है तुम गलत हो, तुम्हारे दोस्त कह रहे हैं तुम गलत हो, तुम्हारे साथी कह रहे हैं तुम गलत हो, लेकिन तुमने अपने आप को खुदा समझ लिया कि नहीं मैं तो गलत हो ही नहीं सकता। बाकी ये बात भी क्लियर हो गई, जब हिंदू संगठन जिनके हाथों न जाने कितने मुसलमानों का कत्ल हुआ है, वो इनके सपोर्ट में आ गया कि अरे जो मदरसे के खिलाफ बोल रहा है हम उसके साथ हैं, और तुम खुश होकर उसकी स्टोरी अपने इंस्टा पर लगा रहे हो। यहीं से तुमने अपने आप को साबित कर दिया कि तुम हराम की जात हो। तुम्हें सारी कौम से लड़ना था, लड़ लेते, लेकिन तुमने जिस तरह से उस मुसलमान विरोधी, इस्लाम विरोधी लोगों का हाथ थामा, दुनिया को तुमने खुद बता दिया कि तुम वक्त के यजीद के आगे झुक चुके हो। तुम अगर करबला में होते तो खुदा की कसम यजीद के साथ होते, तुम अहले बैत के कातिलों में होते। अरे तुम शराब पी रहे हो, मुसलमान कुछ कह रहा था क्या? कुछ नहीं कह रहा था। तुम किसी की लड़की के साथ नाच रहे हो, अय्याशी कर रहे हो, आवारागर्दी कर रहे हो, क्लब में जाके नाच रहे हो, वो तुम्हारी पर्सनल लाइफ है, पर्सनल रखो, लेकिन तुमने उसको पब्लिक में डाला।
हमारी कौम का दिल इतना बड़ा कि तब भी तुम्हें कुछ नहीं कहा, लेकिन अचानक नाचते नाचते तुम इस्लाम पर आ गए ज्ञान पेलने। आज की तारीख में तो अपने मुंह से खुद कह रहा था ना 12,000 तनख्वाह 8,000 तनख्वाह में मौलवी का कुछ नहीं होता। अबे 12,000 और 8,000 तनख्वाह लेने के बाद भी मौलाना मौलवी तो जैसे 36,000 से ज़्यादा लोगों से ज़्यादा इज्जत रखता है। तेरे जैसे कीड़े मकोड़े भी नहीं है भाई उनके आगे बोलने के लिए। 12,000 15,000 तनख्वाह है, लेकिन बड़े बड़े बिजनेसमैन बड़े बड़े लोग उनके आगे सर झुकाते हैं, सलाम करते हैं, क्योंकि उनके पास ईमान है, उनके पास ज्ञान है, दीन का इल्म है। पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती मुन्ना। मेरे दोस्तों ऐसे ही हमारे मुल्क में ये सब चल रहा है और हमारे यहाँ मुसलमान कमज़ोर पर कमज़ोर हो रहा है अपनी ही गद्दारियों की वजह से। तो अब आपके सामने एक मंजर है, एक तस्वीर देखिए, ये मथुरा का ये वीडियो है। मथुरा के ये बाबा जी हैं और इन्होंने एक बड़ा कांड किया है। क्या कांड किया है वो मैं आपको बताता हूँ। योगी सरकार के रहते हुए, योगी जी के रहते हुए मथुरा में नाक के नीचे ये पढ़ा लिखा था, IITN बाबा था, और इन्होंने क्या किया आपके सामने है। इस तरह के वो वीडियो बनाते थे और ये पढ़ा लिखा था, देखो जाहिल नहीं था, मैं पढ़े लिखे की बात कर रहा हूँ। ये IIT वाला बाबा जिसका नाम अभिषेक मिश्रा है, ये खुद को अधिकारता नारायण दास के नाम से एडवर्टाइज करता था। इसने रुड़की IIT से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। जी हाँ, इसके बाद बाबा वाली लाइन में आ गया और इसके टारगेट पर पढ़ी लिखी लड़कियां होती थीं। हल्की फुल्की लड़कियों पे हाथ नहीं डालता था ये, पढ़ी लिखी लड़कियां, खूबसूरत बड़े घर की लड़कियां ये फंसाता था और युवाओं को मोक्ष के नाम पर ये गुमराह करता था कि आप मुझसे जुड़िए। ये ऑनलाइन ज्ञान देता था, प्रवचन देता था, धार्मिक बातें करता था और कहता था कि मैं आपको मोक्ष दिलाऊंगा। उसके बाद लोग इससे कनेक्ट होते थे, खासकर लड़कियां कनेक्ट होती थीं। ये धीरे धीरे उनका भरोसा जीतता था, फिर उनको अपने ये अड्डे पर मथुरा में बुलाता था और एक पीने वाली चीज़ जो दूध जैसी होती थी उसमें नशीला पदार्थ देता था, चरस गांजा देता था और उनको आदत डाल देता था उस चीज़ की। जब युवाओं को उन चीज़ की आदत पड़ जाती थी तो फिर ये उनकी इज्जत लूटता था, लड़कियों की इज्जत लूटता था। ऐसे ही छत्तीसगढ़ से एक लड़की आई थी, उसको जो ये मोक्ष दे रहा था वो वाला मोक्ष नहीं चाहिए था, तो उसने सच बता दिया, FIR करवा दी कि भाई मुझे नशा करवा के इसने मेरी इज्जत लूटी। और तमाम चीज़ें जब खुल गई तो पता चला कि बाबा का काम ही यही है। एक नहीं कई लड़कियों के साथ ये कर चुका है अभिषेक बाबा, लेकिन इस पर गोदी मीडिया खामोश है, हिंदू समाज खामोश है, क्योंकि ये उनके घर की बात है। आखिर में बता दूं, मार्केट वॉल्फ ऐप को 2 मिलियन से ज्यादा लोग इस्तेमाल कर रहे हैं सिवाय आपके। तो अपनी जिंदगी को आसान बनाइए, कुछ अलग से पैसा कमाइए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है और कमेंट में भी पिन कर दिया है। जय हिंद।